हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है देखने वाले हैं प्रीपोजिशन फर्स्ट पार्ट और प्रीपोजिशन फर्स्ट सेकंड पार्ट के बाद आज जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड आया था कि सर हम लोग को सैमरी पूरा करा दिया जाए। तो लगभग शुरू कर दिया गया है आज का क्लास। और आज के क्लास के बाद आने वाले कुछ क्लासेस में आप लोग को 12 क्लास का और 10th क्लास का जो है एक एक चैप्टर करके धीरे धीरे सारा चीज़ का सैमरी करा दिया जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं 12 क्लास का सबसे फर्स्ट जो पोएम है जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसको हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ सैमरी जो है आज फिनिश करते हैं। और आने वाले जो 2025 का जो एग्ज़ाम है उसमें अपना 5 मार्क्स 5 मार्क्स जो है सिक्योर करते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा कवि और थोड़ा सा पोएम के बारे में समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं हम लोग जो है पोएम के बारे में, और जो पोएट है उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि जो बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चंस होता है जो कॉमर्स में भी पूछे जाते हैं, इंग्लिश से संबंधित, आर्ट्स में भी और साइंस में भी, तो ये तीनों जो आपका सेक्टर है ये तीनों में इंग्लिश कॉमन है और एक ही जो है आपका बुक पढ़ना है और पोएम भी कॉमन ही है। तो हम लोग थोड़ा सा पोएट के बारे में डीपली जान लेते हैं, क्योंकि कई एक बार नहीं कह सकते, हर बार क्वेश्चंस जो है आपका पोएम से जुड़ के जरूर आता है और साथ ही साथ पोएट से भी जुड़ के आता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो हमारे कवि हैं जिनका नाम है जॉन डन हैं कौन, उन्होंने क्या क्या किया है और क्यों ये पोएम को और कब ये पोएम को लिख करके जो है गए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जॉन डन हैं कौन। तो इनका जन्म जो है इंग्लैंड में 1572 ईस्वी में हुआ और यह एक छोटा सा परिवार आप कह सकते हैं, रोमन कैथोलिक एक फैमिली होता था और जो इंग्लैंड में थोड़ा सा कह सकते हैं कि विरोधी टाइप का था। तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और आगे चल करके जब ये पढ़ाई लिखाई की तो चूँकि इनका धर्म कुछ अलग प्रकार का था और एंग्लो टाइप का, थोड़ा सा विरोधी टाइप का, तो इसी कारण से जो है कुछ दिन पढ़ने के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो है इनको निकाल दिया गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल देने के बाद इनकी मुलाकात जो है एक पैट्रॉन, एक संरक्षक कह सकते हैं, जिनका नाम था सर रॉबर्ट डी, जिनके साथ रहने लगे और उनके बाद जो है उन्होंने कुछ काम वाम दिलाया इनको। लेकिन उन्हीं की एक भांजी थी निस, जिसे हम लोग कहते हैं, उनके साथ जो है इनका थोड़ा सा कह सकते हैं कि अफेयर हो गया और 42 साल की उम्र में जो है उनको लेकर के मतलब चुपचाप शादी कर लिए। और इस कारण जो उनका काम धंधा वगैरह चल रहा था, केस वेस होने के बाद जो है उनका काम धंधा छूट गया। आगे अगर हम बात करते हैं तो इसके अलावे जॉन डन ने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए और उसको हम लोग अगर देखें तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग देखें तो जॉन डन का जन्म जो है, मैंने बताया कि इनका जन्म हुआ था रोमन कैथोलिक फैमिली में। अगर हम रोमन कैथोलिक के बाद अगर बात करते हैं तो इनका जो है अगर हम देखें तो जाना जाता है कि यह एक मेटाफिजिकल पोएट थे। और मेटाफिजिकल पोएट के बारे में अगर बात करें तो ये दिया गया जो टर्म है आध्यात्मिक कवि, एक व्यक्ति हुए तो सैमुअल जॉनसन, जिनको कहा जाता है कि ये सबसे पहला जो है 18वीं सेंचुरी में ये टर्म दिए थे और जिसको हम लोग कहते हैं मेटाफिजिकल, डेट मीन्स आध्यात्मिक, रिलेटेड टू सोल, रिलेटेड टू हॉट टाइप का। आगे अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया गया है कि जॉन डन वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, चूँकि हम आपको बता दिए। आगे अगर हम लोग बात देखते हैं तो ही मैरिड एनी मोर जो कि सी वॉज द डॉनिस, जो कि आपको बताया गया है। और जो जॉन डन थे उनके जो पैट्रॉन थे जिनका नाम था सर रॉबर्ट डी, उन्हीं से ये जा कर के जो है कह सकते हैं गुप्त रूप से शादी कर लिए थे। और तब जॉन डन का जो उम्र था ये 42 साल था। और ये आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछता भी है कि जॉन डन ने जो है विवाह या मैरिज कितने साल की उम्र में किया था। आगे अगर हम लोग देखें तो जॉन डन जो है एक परंपरा जो कि चलता था, जो कि पैट्रैक जो है इटली में जो है एक परंपरा लेकर के आए थे जिसका नाम था रिनेसां, जो कि लगभग 14वीं सेंचुरी में चल रहा था।
और उसको ये तोड़ने वाले एक लौते व्यक्ति थे, या कह सकते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति थे। आगे अगर हम लोग देखें तो जॉन डन जो है फेमस हुए हैं किस किस चीज़ के लिए, तो सबसे पहले तो आप देख लें सॉन्ग्स, यानी इन्होंने जो गीत लिखा है उसके लिए फेमस है। उसके अलावा इन्होंने सोनेट्स, अब सोनेट्स किसे कहते हैं, तो जो जो कविताएं वगैरह होती हैं जिसमें 14 लाइन्स पाए जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं सोनेट्स पोएम। आगे अगर हम बात करते हैं तो ये और चीज़ के लिए फेमस थे जिसे हम लोग सटायर्स कहते हैं। सटायर का मतलब होता है एक ऐसा पोएम जिसमें आपने पोएम तो लिखा है लेकिन साथ ही साथ किसी को आपने क्रिटिसाइज किया है, आपने किसी की आलोचना करी है, उसे हम क्रिटिसाइज कहना कह सकते हैं और उस पोएम को कहते हैं सटायर पोएम। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एलिजी, एलिजी एक प्रकार का पोएम संबंधित टर्म है, यानी ऐसा एक पोएम जिसमें आपने अपने दुख को एक्सप्रेस किया, तो ये एक प्रकार का सैड पोएम है। तो जॉन डन जो है वो 4-5 चीज़ों के लिए फेमस है, एक सॉन्ग्स, नंबर 2 सोनेट्स, नंबर 3 सटायर्स एंड द नंबर 4 इज एलिजी। अब हम लोग बात कर लेते हैं ओवरऑल, तो कौन कौन सा टर्म जो है इसके अलावे वीवीआई में आता है। तो कई एक बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए जो जॉन डन का जो फर्स्ट पोएम है जिसे आप स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के नाम से जानते हैं, ये पोएम जो है किस प्रकार का पोएम, तो आप याद रखेंगे कि यह एक रोमांटिक या लिरिकल पोएम आप कह सकते हैं। रोमांटिक जो है इसके सेंस के अकॉर्डिंग है और लिरिकल जो है इसके बनावट के अकॉर्डिंग है। तो आइए हम लोग इसके समरी को एक्सप्लेन कर लेते हैं एक एक करके अच्छे से, एक एक वर्ड एक एक टर्म को। आइए आगे देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देख लेते हैं एक बार समरी के बारे में, और समरी को देख लेते हैं। तो आपको हम देंगे 2-3 मिनट का समरी का पढ़ने का टाइम, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए एक बार आराम से आप लोग सभी जो हैं समरी को अच्छे से पढ़ लें, खुद से समझ लें, उसके बाद हम आपको समझा देंगे। आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि समरी में क्या क्या है हमारा। आइए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव और रोमांटिक पोएम, यानी कहने का मतलब है कि स्वीटेस्ट लव और जो आई डू नॉट गो जो है, या इसको कह सकते हैं कि यह एक लव और रोमांटिक पोएम है। हैज़ बीन कंपोज्ड बाय, आप याद रखेंगे पोएम को रिटन नहीं किया जाता है बल्कि पोएम को कंपोज किया जाता है। तो कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव और रोमांटिक पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय वन ऑफ द ग्रेट या वन ऑफ द बेस्ट मेटाफिजिकल पोएट्स, यानी कह सकते हैं कि जो हमारे जॉन डन थे, क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं यह एक मेटाफिजिकल पोएट थे, यानी जॉन डन के द्वारा लिखा गया। अगर इस लाइन को अच्छे से समझें तो लिखा हुआ है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव और रोमांटिक पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय द मेटाफिजिकल पोएट्स जॉन डन, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है एक रोमांटिक पोएम है जिसको लिखने वाले जो हैं जॉन डन है, और जॉन डन जो है एक मेटाफिजिकल पोएट है। आगे कहते हैं इन द पोएम, इस कविता में द पोएट एक्सप्रेसेस, कवि जो हैं वो व्यक्त किए हैं, शो किए हैं हिज लव, अपने प्रेम को, फॉर हिज बिलव्ड, अपने प्रेमिका के लिए, व्हेन ही इज, जब, ही इज गोइंग, जब वो कहीं जा रहे हैं, लिविंग हिज बिलव्ड अलोन, अपने प्रेमिका को अकेले छोड़ के, तब वो क्या समझाते हैं, क्या अपना प्रेम व्यक्त करते हैं और कहते हैं ही सेज दैट, यानी वो कहते हैं ही इज गोइंग, कि वो जा तो रहे हैं, बट नॉट बिकॉज टायर्ड ऑफ हर, लेकिन उससे यानी उनसे उब करके नहीं, उनसे थक करके नहीं,
उनके जाने के पीछे उनकी जो प्रेमिका है वो रीजन नहीं है। एंड ही हैज नॉट, और ना ही उनका कुछ ऐसा होप है, उम्मीद है, फॉर बेटर लव फ्रॉम द वर्ल्ड, कि उनको संसार में जो है उससे ज़्यादा कोई प्रेम करने वाली स्त्री मिलेगी, ऐसा उनका कोई लक्ष्य और ना ही कोई उम्मीद है। आगे कहते हैं ही सेज, जॉन डन कहते हैं ही वॉन्ट्स टू सेपरेट, कि वो पत्नी से अलग होना तो चाहते हैं, फ्रॉम हर, अपनी पत्नी से, हैप्पीली, लेकिन खुशी खुशी, एंड फील द पेन, और उस दर्द को महसूस करना चाहते हैं अलग होकर के, ऑफ सेपरेटिंग फॉर एवर, यानी जब वो हमेशा के लिए उनसे दूर होंगे तो क्या क्या उनको तकलीफ होगा, कैसा तकलीफ होगा, उस तकलीफ को ये खुशी खुशी उनसे दूर होकर के अभी महसूस कर लेना चाहते हैं। आगे कहते हैं द पोइट, जो कवि हैं, कैसे एश्योर्स, यानी किसी को विश्वास दिलाना, भरोसा दिलाना, तो कवि जो है वो भरोसा दिलाते हैं अपनी बिलव्ड को, अपनी प्रेमिका को, वन हु गोज, कि जो कोई भी जाता है, कम्स बैक, वो ऐसा नहीं कि वापस नहीं आता है बल्कि वो वापस आता है, लाइक द सन, जैसे कि आप देखें सन को, हु गोज, जो जाता है, इन द इवनिंग, शाम के समय में, एंड कम्स इन द मॉर्निंग, और सवेरे चला आता है। नेक्स्ट कहते हैं द पोएट सेज, कवि कहते हैं ही विल मेक अ स्पीडियर, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है स्पीडियर, वो कहते हैं कि ही विल मेक अ स्पीडियर जर्नी देन द सन फॉर कमिंग बैक, यानी जितना तेजी से सूरज जाता है और वापस आता है उससे ज़्यादा गति से ये वापस आने के लिए जाएंगे और आ जाएंगे, यानी उनका जो सफ़र होगा सूरज के मुकाबले में ज़्यादा होगा, यानी सूर्य के मुकाबले में। आगे कहते हैं ही इज़ फीलिंग, अंत में कवि थोड़ा सा दर्द महसूस करते हुए करते हैं ही इज़ फीलिंग पेन, वो भी दर्द महसूस कर रहे हैं, बाई सेइंग दिस, ये कह करके, दैट अ मैन इज हेल्पलेस, कि एक इंसान जो होता है अगेंस्ट द टाइम, वो समय के खिलाफ या समय को लेकर के हेल्पलेस होता है, यानी अगर चाह के भी अगर समय के विरुद्ध कुछ करना हो तो समय जो है उसको कुछ करने नहीं देगा, और हम सब लोग को पता है कि समय सबसे बलवान है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं ही सेज, कवि कहते हैं टू हर, अपनी प्रेमिका से, टू हैव पैशंस, कि वो धैर्य रखे, इन बैड सिचुएशन, आज के इस जो सिचुएशंस है जो कि सही नहीं है। आगे एट लास्ट, अंत में कवि जाते जाते कहते हैं द पोएट सेज व्हेन सी वीप्स, कि जब उनकी जो प्रेमिका है वो रोती है, लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे के जैसा, हिज ब्लड बर्न्स, तो उनका खून जो है वो खौल उठता है। आगे अगर हम लोग देखते हैं, आई थिंक आप समझ रहे होंगे, आपने बहुत सारा ऐसा चीज़ देखा होगा जो फिल्म से रिलेटेड है, जिसमें कहते हैं कि मैं उससे इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ कि उसके आंखों से अगर आंसू निकला तो मेरे दिल से जो है लहू निकलेगा। आई थिंक आप समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर कवि वही लाइन बोल रहे हैं कि अगर तुम रोती हो तो इतना जो है मेरा ब्लड बर्न्स करता है, जलता है, खून खौल उठता है। आगे ही सेज, वो कहते हैं नॉट थिंक, जो है वो ऐसा ना सोचे, निगेटिव, यानी उनके जाने आने के बारे में, उनके बारे में निगेटिव ना सोचे, फॉर हिज कमिंग बैक, या कमिंग, यानी उनके आने को लेके ऐसा वो ना सोचे कि वो वापस नहीं आएंगे, बट थिंक, बल्कि ये सोचे, दे आर स्लीपिंग, कि वे कहीं दूर नहीं गए हैं, बल्कि दोनों लोग जो है सो रहे हैं, असाइड। असाइड का मतलब है कि एक साइड नहीं, कह सकते हैं कि एक का सिर जो है इधर तरफ है और दूसरे का साइड इधर तरफ, उसे हम लोग असाइड कहते हैं। ऑन द बेड, एक ही बेड पर, ही सेज टू हर, और अंत में कहते हैं कि दोज हु, जो लोग लिव इन अनदर, जो एक दूसरे में जीवित रहते हैं, एक दूसरे के लिए जीते हैं, वो कभी भी नेवर पार्टेड बी, वो एक दूसरे से अलग नहीं होते। चलिए
ये हमारा समरी फिनिश हुआ। हो सकता है आज कुछ त्रुटियां पाई गई होंगी, हो सकता है कुछ गलतियां हुई होंगी, उसके लिए प्रयास किया जाएगा कि आने वाले आगे के वीडियोस में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आप लोगों ने जो सपोर्ट किया उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया, और आपके लिए हमेशा कुमार अंकित सर तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच।